नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं सीधी और सच्ची बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसे अगर आप सतह पर देखेंगे तो सामान्य लगेगा, लेकिन अगर उसकी परतें खोलेंगे तो समझ आएगा कि ये सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं है, बल्कि राजनीतिक दिशा बदलने का संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। हर राजनीतिक दल समय समय पर संगठनात्मक बदलाव करता है। ये भी वैसा ही एक बदलाव दिखता है, लेकिन इस सूची में एक कॉलम ने पूरी बहस बदल दी। हर नाम के साथ उसकी जाति लिखी हुई थी। जी हाँ, खुले तौर पर, आधिकारिक तौर पर, सार्वजनिक रूप से। अब यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या ये वही पार्टी नहीं है जिसने वर्षों तक कहा कि जाति की राजनीति समाज को तोड़ती है? क्या यही वो राजनीतिक धारा नहीं है जिसने बार बार कहा कि हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटना अंग्रेजों की साजिश थी? क्या यही वो नेतृत्व नहीं है जिसने सदन में खड़े होकर कहा कि जाति पूछने वाले शर्माते नहीं? दिनकर की पंक्तियां उद्धृत की गई। वीरों का मूल पूछना कठिन है, रणधीरों का गोत्र क्या होता है? जाति का शोर मचाने वाले कायर होते हैं। तो फिर आज वही संगठन अपने जिला अध्यक्षों की सूची में जाति क्यों लिख रहा है? क्या विचार बदल गए हैं, या राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, या मजबूरी ने विचारधारा को पीछे धकेल दिया है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 1925 में एक संगठन बना जिसने ये विचार दिया कि इस देश की असली पहचान धर्म है, जातीय पहचान गौण है, हिंदू पहचान सर्वोपरि है। फिर जनसंघ बना। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। लंबे समय तक ये लाइन रही कि जाति की राजनीति से दूर रहना है। जाति जनगणना अंग्रेजों की देन थी जिसने समाज को बांटा। ये तर्क दिया गया कि अंग्रेजों ने जातियों को गिनकर समाज में विभाजन की भावना पैदा की। लेकिन क्या जाति अंग्रेजों से पहले नहीं थी? क्या वर्ण व्यवस्था हजारों साल से मौजूद नहीं थी? क्या सामाजिक असमानता कोई नई घटना थी? ये बहस अलग है, लेकिन राजनीतिक लाइन स्पष्ट थी, जाति की चर्चा नहीं करनी है। फिर आया 1990 का दशक। मंडल आयोग लागू हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का फैसला किया। देश में आंदोलन हुए, आत्मदाह हुए, सड़कों पर उथल पुथल मची। उस समय भारतीय जनता पार्टी दुविधा में थी। अगर मंडल का समर्थन करती तो उसका धार्मिक ध्रुवीकरण कमजोर पड़ता, अगर विरोध करती तो पिछड़े वर्ग उससे दूर हो जाते। तब एक रणनीति सामने आई, कमंडल। मंदिर आंदोलन ने मंडल की बहस को धार्मिक पहचान की बहस में बदल दिया। जाति की राजनीति को धर्म की राजनीति में समेट दिया गया। यह राजनीतिक कौशल था, लेकिन अब स्थिति अलग है। अब एक नया शब्द राजनीतिक विमर्श में आया, पीडीए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन ये सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं रही, इसे राजनीतिक समीकरण में बदला गया। इसे पीड़ित, दुखी और अपमानित की राजनीतिक परिभाषा दी गई। अगर ये समूह संगठित हो जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का गणित पूरी तरह बदल सकता है। 2024 के चुनावी परिणामों के बाद ये चर्चा तेज हुई कि क्या ये समीकरण असर दिखा रहा है? क्या सत्ता पक्ष के लिए ये चेतावनी है? और उसी के बाद जब जिला अध्यक्षों की सूची में जाति का कॉलम सामने आया तो सवाल उठा, क्या ये उसी दबाव का परिणाम है? अगर जाति अप्रासंगिक है तो उसे सूची में क्यों जोड़ा गया? अगर सिर्फ विकास ही राजनीति है तो जाति का उल्लेख क्यों? ये प्रतीकात्मक कदम नहीं है, ये संदेश है। संदेश किसे? जमीनी सामाजिक समूहों को, उन्हें जो वर्षों से प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। अब एक और विरोधाभास देखिए। कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर जाति का प्रदर्शन नहीं होगा, एफआईआर में जाति का उल्लेख नहीं होगा, जाति आधारित रैली नहीं होगी। लेकिन अब संगठनात्मक सूची में जाति लिखी जा रही है। क्या ये नीति और व्यवहार के बीच अंतर नहीं? अब जमीनी राजनीति देखिए। उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी हो तो ओबीसी चेहरा अनिवार्य हो जाता है। राजभर, निषाद,
पटेल, कुर्मी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सामाजिक आधार है। बिहार में भी राजनीति सामाजिक संतुलन के बिना नहीं चलती। हर राज्य में सामाजिक समीकरण की गणना होती है। तो क्या ये स्वीकारोक्ति है कि बिना जातीय हिस्सेदारी दिए सत्ता संभव नहीं? एक और उदाहरण देखिए। सदन में जब अपराधियों के नाम पढ़े जाते हैं तो कभी कभी उनकी पहचान भी पढ़ी जाती है। इससे संदेश जाता है। लेकिन क्या हर मामले में समान दृष्टि अपनाई जाती है या राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार पहचान चुनी जाती है? गोमती नगर की घटना हो या लखनऊ में जल भराव के दौरान उपद्रव की चर्चा, नामों के साथ पहचान पढ़ी गई। इससे धारणा बनती है कि कानून का इस्तेमाल भी राजनीतिक संदेश देने के लिए हो रहा है। अगर पीडीए समूह के लोगों पर सख्ती दिखती है और अपने समूह पर नरमी, तो ये धारणा और गहरी होती है। राजनीति में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। अब संतों के विवाद को देखिए। धार्मिक मंचों पर भी सामाजिक पहचान का प्रश्न उठा। ब्राह्मण, ठाकुर, दलित चर्चा हुई। धर्म के भीतर भी सामाजिक रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी। क्या ये वही राजनीति नहीं है जो कहती थी कि धर्म सबसे ऊपर है? अब यूजीसी विवाद को देखिए। ड्राफ्ट पर सवाल उठे कि क्या उसमें सामाजिक न्याय का संतुलन है? एससी, एसटी, ओबीसी समूह सड़कों पर आए। अगर ये समूह एक साथ खड़े हो जाएं, तो राजनीतिक दबाव बनता है। एक बयान आया कि अगर 90% आबादी एकजुट हो जाए तो चुनावी परिणाम बदल जाएंगे। क्या यही चिंता है? अगर वो मतदाता जो पहले धार्मिक पहचान के आधार पर संगठित होता था, अब सामाजिक न्याय के आधार पर संगठित हो जाए, तो समीकरण बदलेंगे। अब लिट्टी चोखा बैठक की चर्चा सामने आई। कोर वोटर समूहों के भीतर असंतोष की खबरें आई। तुरंत संतुलन बनाने की कोशिश हुई। बयान आया कि पार्टी सर्व समाज की है, जाति आधारित बैठक स्वीकार्य नहीं। लेकिन जमीन पर सामाजिक समीकरण साधने की प्रक्रिया जारी रही। ये दोहरी राजनीति क्यों? अब भर्ती विवादों को देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती, आरक्षण से जुड़े आरोप, आउटसोर्सिंग मॉडल पर सवाल कि आरक्षण कमजोर हुआ। इन मुद्दों ने सामाजिक समूहों में असंतोष पैदा किया। अगर ये असंतोष संगठित हो जाए तो राजनीतिक परिणाम होंगे। तो क्या जिला अध्यक्षों की सूची में जाति लिखना उस असंतोष को संतुलित करने का प्रयास है? क्या ये संकेत है कि बिना सामाजिक प्रतिनिधित्व दिखाए वोट सुरक्षित नहीं रहेंगे? अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म से जाति की ओर शिफ्ट हो रही है या दोनों का मिश्रण बन रहा है? क्या ये वैचारिक पलटी है या रणनीतिक समायोजन? क्या ये सामाजिक न्याय की राजनीति की मजबूती है या सत्ता बचाने की कोशिश? अगर पीडीए समीकरण स्थायी हो गया तो 2027 का चुनाव अलग होगा। अगर ये अस्थायी है तो चुनाव बाद पुराना नैरेटिव लौट सकता है। लेकिन मतदाता बदल चुका है। वो प्रतीक और वास्तविकता का अंतर समझता है। वो देखता है कि भाषण में क्या कहा गया और सूची में क्या लिखा गया। तो क्या ये नई जाति आधारित राजनीति है या राजनीतिक यथार्थवाद? क्या ये स्वीकारोक्ति है कि सामाजिक हिस्सेदारी के बिना सत्ता असंभव है या ये भ्रम है कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से वोट सुरक्षित हो जाएंगे? निर्णय जनता करेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सामाजिक न्याय के दबाव की जीत है या चुनावी मजबूरी? क्या ये वैचारिक परिवर्तन है या रणनीतिक अनुकूलन? अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और गहरे विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।